हाय बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग इस बार बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, इसलिए आपको पूरा स्टेप वाइज और पूरा सिलेबस आपका जेपीआईसी के ऑनलाइन क्लास पर आपका पूरा पढ़ाया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नामक पाठ में हम लोग प्रकाश क्या है, प्रकाशित माध्यम क्या है, प्रकाश की प्रकृति कैसी है, प्रकाश का गुण कैसा है, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, गोलीय दर्पण क्या होते हैं आदि नियमों की व्याख्या कर चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे। आज हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। बेटा इसे कॉन्जुगेट कहते हैं, कॉन्जुगेट फोकी आर कॉन्जुगेट पॉइंट। बेटा कई बार बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है कि कॉन्जुगेट फोकस क्या है या किस प्रकार के दर्पण में कॉन्जुगेट फोकस होता है। प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम लोग इसको समझेंगे, इसके बाद अपने नोटबुक में नोट करेंगे। बेटे कॉन्जुगेट फोकस या कॉन्जुगेट बिंदु का मतलब आप समझें। आपको हम दो प्रकार का गोलीय दर्पण बताए हैं, एक अवतल दर्पण बताए हैं और दूसरा उत्तल दर्पण बताए हैं। बेटे संयुग्मी बिंदु वह बिंदु होता है कि जब कोई वस्तु रख दे और वस्तु का प्रतिबिंब जहां पर बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब जहां पर बनता है, यदि हम दोनों को इंटरचेंज कर दें, जहां पर प्रतिबिंब बना था वहां पर वस्तु को रख दे तो प्रतिबिंब वहीं पर बनना चाहिए जहां पर वस्तु रखा था। तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं? संयुग्मी बिंदु कहते हैं या संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, यह स्थिति आप जानते हैं जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। और बेटे जब दर्पण के पीछे बनता है तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो आभासी बनता है तो वहां पर जब हम वस्तु को रख देंगे तो क्या परावर्तन के पश्चात वहां पर प्रतिबिंब बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो पॉलिश किया हुआ है। उस तरफ आप वस्तु को रख रहे हैं तो इसलिए कोई भी उम्मीद ही बनने की बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए बेटे संयुग्मी फोकस कहाँ संभव होता है? यह सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में संभव होता है। इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बेटे ये पोल है, AF है, ये C है। मान लिया कि ये कोई वस्तु रखा गया है। बेटे जब ये वस्तु रखा गया है तो आप जानते हैं ये प्रतिबिंब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाती है? फोकस बिंदु से होकर के जाती है। बेटे दूसरा आप जानते हैं कि जो C से होकर के जाता है वह अपने ही रास्ते पर पुनः वापस लौट आता है। यहाँ पर कट मिला, यही क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया बेटे? प्रतिबिंब
बन गया। यहाँ पर इस वस्तु का ये क्या है, हमारा वस्तु है। ये क्या है बेटे, वस्तु है। और ये क्या है, प्रतिबिंब है। अब यहाँ पर यदि हम इस वस्तु को यहाँ रख दें तो यह प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। यही क्या कहलाता है, संयुग्मी बिंदु कहलाता है। और इसी को हम संयुग्मी फोकस के नाम से जानते हैं। बेटे यहाँ पर एक नोट पॉइंट रहेगा, संयुग्मी बिंदु अथवा संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। बेटे इसके पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि किसमें संयुग्मी फोकस किसमें संभव है। उसमें आप विकल्प दिया था कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बेटे अवतल दर्पण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में ही संभव है। हमने आपको बताया कि उत्तल दर्पण में तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, क्योंकि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बेटे जब आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो वहां पर बनने के बिल्कुल कोई भी चांस नहीं है। ओके बेटे, देखिए बेटे यदि हम इसको ओ डैश मान लें और इसको आई डैश मान लें, और ये हमारा बिंदु ए है, और ये दर्पण का जो द्वारक है M1 M2 है। ठीक बेटे, अब हम लोग रेखीय आवर्धन देखेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, रेखीय आवर्धन। इस चित्र के माध्यम से ही उसको हम समझेंगे। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए बेटे रेखीय आवर्धन क्या है, पहले हम लोग ये जानेंगे। बेटे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों मुख्य अक्ष के लंबवत होने चाहिए। बेटे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ में आया बेटे? देखें, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, जबकि वस्तु और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के लंबवत होना चाहिए। बेटे यहाँ नीचे राइटिंग थोड़ा कम अच्छी बनती है, तो इसलिए जो हम बोलते हैं उस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। तो लंबवत होना चाहिए। यहाँ पर बहुत स्पष्ट बात है कि प्रतिबिंब की लंबाई
और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए बेटे, यहाँ पर हम यदि परावर्तन का नियम जानते हैं, यदि कोई किरण पोल पे आई तो इंसिडेंट रे हो गई और ये यहाँ पर से जाएगी, ये क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो बेटे जो ये एंगल बनाएगा ये आई होगा और ये एंगल क्या होगा? आर होगा। परावर्तन का नियम क्या कहता है? दूसरा नियम। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि कोण आई और कोण आर के बराबर होता है। बेटे हम चित्र यही ले रहे हैं, इसी चित्र के द्वारा हम उसको आपको सत्यापित कर दे रहे हैं। कोण आई क्या है? ओ डैश टी ओ, ओ डैश टी ओ किसके बराबर है? ओ पी आई डैश। देखें, ओ पी आई किसके नियम से है बेटे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ पर इस नियम से ये हो गया। बेटे दूसरा देखेंगे आप, पी ओ ओ डैश, पी ओ ओ डैश, ये क्या है? समकोण है, 90 डिग्री पर है ना। देखिए पी ओ ओ डैश। दूसरा बेटा पी आई आई डैश, पी आई आई डैश, ये क्या है? प्रत्येक समकोण है। ये क्या है बेटे? दोनों प्रत्येक क्या है? समकोण है। अर्थात आप ये भी दे सकते हैं कि त्रिभुज ओ ओ डैश और पी, देखिए ओ ओ डैश पी क्या है बेटे? समकोण है कि नहीं है? देखिए ओ ओ डैश और पी, दूसरा आई आई डैश और पी, ये दोनों क्या हुए बेटे? समकोण त्रिभुज है। अर्थात ओ ओ डैश पी त्रिभुज, त्रिभुज इसे त्रिभुज पढ़ते हैं बेटे, ऐसे त्रिभुज ओ ओ डैश पी और आई आई डैश पी समकोण है। बहुत ही आसान है, ये आप क्लास यहाँ पर मैथ में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर बेटे जब समकोण रहते हैं तो देखिए आई आई डैश, आई आई डैश इसका लंब इस त्रिभुज के लंब के अनुपात का आई आई डैश ओ ओ डैश, इसकी खड़ी भुजा और इसकी खड़ी भुजा का जो अनुपात होता है वो इस त्रिभुज के आधार और इस त्रिभुज के आधार के बराबर होता है। बेटे यहाँ पर पी आई और इसका आधार क्या है? पी ओ। अब एक महत्वपूर्ण बात समझे बेटे, देखें यहाँ पर जो आई आई डैश है, जो आई आई डैश है, यदि हम इसको इसकी लंबाई y2 मान लें, क्या मान ले? y2, और इसकी लंबाई हम y1 मान लें। और आपको बताए थे जो सारी दूरी का जो मेजरमेंट होता है वो t से होता है। t से b की दूरी क्या है? इसे b कहते हैं। और बेटे ये इसे क्या कहते हैं? u कहते हैं, यही कहते हैं ना। और यहाँ पर हम क्या मानते हैं? अक्ष मानते हैं। इसके इस तरफ सारी दूरी निगेटिव होती है। तो बेटे देखेंगे आई आई डैश निगेटिव अक्ष में है, माइनस अक्ष में है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस y2। और ओ ओ डैश एक प्लस अक्ष में है, तो बेटे क्या हो जाएगा? प्लस y1। देखें, और इस तरफ की सारी दूरी बेटे निगेटिव होती है, पी आई तो माइनस d हो जाएगा। और ये आपका u माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटे, हो जाएगा m बराबर y2 बटे y1 बराबर
माइनस b/u। यही यम को हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। यम को क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए बेटे, हम लोग अब अवतल दर्पण के समस्त प्रॉपर्टी को जान चुके हैं। अब हम लोग उत्तल दर्पण के भी उसके लिए डायग्राम और एक महत्वपूर्ण बात समझेंगे बेटे। यह जो सूत्र है, यही सूत्र उत्तल दर्पण के लिए लागू होता है। नोट पॉइंट में इसको लिखिएगा बेटे। यही सूत्र उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है। m बराबर y2/y1 बराबर माइनस b/u। ठीक बेटे, अब देखें अवतल दर्पण के उपयोग क्या है और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। तत्पश्चात आपको आंकिक प्रश्न एक बताएंगे, उसके बाद आपको फिर अपवर्तन का नियम बताया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होगा। हालांकि इस चैप्टर में बेटे जो भी बताया गया सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बोर्ड परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बेटे, अवतल दर्पण का क्या उपयोग है। हम लोग अवतल दर्पण का सबसे प्रथम उपयोग दाढ़ी शेविंग, जो पुरुष वर्ग होते हैं इनको दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अब बेटे अवतल दर्पण में 5 केस तो आप उल्टा देखे हैं। 5 केस आपने क्या देखा है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो बेटे 6वें केस में हम लोग क्या करते हैं? वही स्थिति होती है कि जो हमारा चेहरा होता है, हम चेहरे को कहाँ रखते हैं? दर्पण के पोल और फोकस दूरी, फोकस बिंदु के बीच में। चेहरा कहाँ रखते हैं बेटे? पोल और फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं। तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है? सीधा बनता है। तब हम उसको स्पष्ट बिल्कुल देख पाते हैं। बेटे अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं दांतों, गलों को देखने के लिए। इसमें छोटे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसमें उसी की सहायता से परावर्तन करा करके चित्र को बड़ा प्रतिबिंब के रूप में देख पाते हैं। ओके बेटे, हम उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? बेटे उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो ड्राइवर जो होता है गाड़ी चलाते समय जो पीछे साइड ग्लास लगा हुआ होता है बेटे, वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण छोटा दिखाई देता है और दूर तक दिखाई देने की आवश्यकता होती है। काफी दूर तक हम देख पाते हैं, इसलिए वहां पर हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। बेटे वहां पर हम समतल दर्पण भी लगा सकते हैं, लेकिन समतल दर्पण जो होगा उतनी दूर तक नहीं कवर करेगा। उतनी दूर तक ना कवर कर पाने के कारण वहां पर हम उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए हम वहां पर क्या उपयोग करते हैं? वहां पर हम सदैव उत्तल दर्पण ही उपयोग करते हैं, ना कि समतल दर्पण उपयोग करते हैं। यदि समतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो दिखाई तो देगा, लेकिन उतनी दूर तक नहीं दिखाई देगा जितनी दूर तक अवतल दर्पण देखता है। बेटे बाजार में जो लैंप लगे होते हैं उनके ऊपर भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया गया होता है, जिसके परावर्तन के पश्चात जो अपसारी प्रकाशपुंज जो होती है उनका गली तथा सड़क के क्षेत्र में जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। एरिया क्या होता है बेटे? ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के गुणों को देखा। एक प्रश्न आंगिक प्रश्न देखते हैं बेटे। आपको एक प्रश्न हम कराए थे जो अवतल दर्पण पर आधारित था, आज हम उत्तल पर कराएंगे। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि कोई वस्तु दर्पण के
ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? बेटे हमको यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। क्या बताना है विद्यार्थियों? प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। यहाँ पर हम देखेंगे दिया क्या है। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। बेटे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। F बराबर 30 सेंटीमीटर। आपको बताए थे बेटे U का मान सदैव नेगेटिव होता है। U बराबर -15 सेंटीमीटर। बेटे सूत्र लगाएंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/30 बराबर B का मान याद करना है प्लस 15। बेटे एक बात समझिएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाती है। अब बेटे 15 इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1/30 प्लस 1/15 1/B। बेटे इसका 30 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा। 30 1 30, 15 दूनी 30। ये आपका आ गया बेटे। देखें 1/B बराबर 3/30। बेटे B को पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे तो B बराबर 30/3। 3 दहमा बेटे B का मान क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। B का मान क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हम देखें यही तो होता है उत्तल दर्पण। देखें बेटे अब इसमें पॉजिटिव अक्ष क्या होता है? पॉजिटिव अक्ष हमारा दाहिने साइड पॉजिटिव अक्ष होता है। जब दाहिने साइड पॉजिटिव अक्ष होता है तो जो प्रतिबिंब बनेगा इधर ही तो बनेगा और इधर बनना भी चाहिए, इधर बनना भी चाहिए। इसमें हमारा प्रश्न सही है। ये कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और कैसा होगा? सीधा होगा। आभासी होगा और सीधा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी उसको आप कल अवश्य देखिएगा। थैंक यू।